नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में आपके सामने एक और वीडियो लेके पेश हुआ हूँ। उससे पहले हम आज बात कर लेते हैं एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी के साथ। जैसा कि पिछले कुछ महीनों से जो मैं वीडियो डालता आ रहा हूँ और ख़ास तौर से पिछले एक महीनों में जितनी भी मैंने वीडियोस डाली, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, अपने बहुत सारे कमेंट किए, बहुत सारे सजेशन दिए, बहुत सारे लाइक किए। और जैसा मैंने कहा था कि धीरे धीरे हम उस आंकड़े की तरफ बढ़ेंगे जब मैं लाइव क्लासेस लेकर आऊँगा। तो उसका एक जो स्टेप है वो हमने पार कर लिया है। आज की डेट तक हमारे 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और आज के दिन ही जो व्यूज़ हैं वो 1000 हो चुके हैं। इसके साथ साथ वीडियो का जो वॉच टाइम है वो भी 1000 मिनट प्लस हो चुका है। अगर इसी तरीके से आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार बना रहा तो आने वाले कुछ ही दिनों में हम वो आंकड़ा पा लेंगे जब हम लाइव सेशंस लेंगे। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आप डायरेक्टली वो पूछ पाएंगे, और जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, जिन जिन सेक्शन में या जिन जिन पार्ट्स में आपको लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप लाइव सेशन के दौरान वो सारी चीज़ें मुझ तक भेज पाएंगे। और कोशिश करूँगा कि आपके द्वारा भेजे गए जो भी डाउट्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, मैं उन सबको हल कर पाऊँ। तो यहाँ तक पहुँचाने के लिए आप सबका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना पाऊँ। बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पॉलिटिकल साइंस के उन टॉपिक्स को जो जनरली बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, या कम्पिटिटिव का जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी भी क्लासें मैं बहुत थोड़े दिन के बाद में शुरू करने वाला हूँ। हर रोज़ एक क्लास रहेगी जो पॉलिटी की रहेगी, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वन डे जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे हम किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी वो वीडियो। इसके साथ साथ जो हमारे कोर्स चल रहे हैं, चाहे मैं बात करूँ +2 पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ या फिर 10th क्लास की सोशल साइंस की बात करूँ, ये वीडियोस भी आपको लगातार मिलती रहेंगी। इसके साथ साथ आप मेरा यूट्यूब चैनल लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसी तरीके से मेरा साथ देते रहेंगे तो मैं ऊर्जावान बना रहूँगा, और आपके जो लाइक हैं, कमेंट हैं, उनसे मुझे लगातार जो सकारात्मक ऊर्जा है वो मिल रही है। मैं डे बाय डे, दिन प्रतिदिन कोशिश कर रहा हूँ अपनी वीडियोस को और बेहतर करने की, उनमें और अच्छा कंटेंट डालने की और अच्छे तरीके से उन्हें समझाने की। तो आज ज़्यादा देरी ना करते हुए हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि 10th क्लास की जो सोशल साइंस है उसके नागरिक शास्त्र का लेसन नंबर 2 का अंतिम जो चरण है उसमें हम आज बात करेंगे भारत में विकेंद्रीकरण की। इंग्लिश की अगर बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, कि भारत में जो विकेंद्रीकरण है वो कैसा है, क्या है, उसके बारे में आज डिटेल से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत के राज्यों की, कि भारत को अगर हम देखें तो 1956 में 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पूरे भारत को बांटा गया, और धीरे धीरे ये संख्या थी वो बढ़ती चली गई। इसके कारण था मेन कि लोगों के द्वारा अपने एरिया को लेकर एक अलग राज्य की घोषणा के लिए या एक अलग राज्य की डिमांड जो थी वो बढ़ती चली गई। सो आज अगर हम बात करें 2020 में, तो पूरे भारत में लगभग 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। अगर हम किसी भी स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ कंपेयर करें तो कम्प्लीटली उनके बीच कुछ सांस्कृतिक, कुछ भौगोलिक, कुछ अगर हम फेस्टिवल्स की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक स्टेट को दूसरे स्टेट से अलग करती है। भारत में देखें तो बहुत छोटे राज्य भी हैं, चाहे हम गोवा की बात करें, सिक्किम की बात करें, और वहीं हम बात करें यूपी की तो बहुत बड़ा राज्य है,
और वहीं हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से भी जो राज्य है वो छोटे और बड़े हैं। अब किसी भी राज्य को अगर हम कंपेयर करें तो वो हर एक एंगल से एक दूसरे स्टेट से अलग दिखाई देता है। अगर हम बात करें भारत की ही तो यूपी है वो एक बहुत बड़ा राज्य है। किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू दी पॉपुलेशन, जनसंख्या के हिसाब से। और अगर हम यूपी को कंपेयर करें रसिया के साथ तो उसकी जनसंख्या रसिया से भी कहीं ज़्यादा है। फिर अगर महाराष्ट्र की बात कर लें तो महाराष्ट्र की जो जनसंख्या है वो जर्मनी के लगभग इक्वलेंट है, जर्मनी के लगभग इक्वल है। अब इसी तरीके से बहुत सारे और स्टेट हमारे हैं जिनकी हमने बात की थी। अगर हम बात करें लास्ट टाइम हमने बात की थी कि जो बेल्जियम है उसकी जनसंख्या को हमने हरियाणा के साथ कंपेयर किया। फिर जैसे जैसे इस बुक में हम आगे बढ़ेंगे तो इसके स्टेट्स के बारे में और गहराई से हम जान पाएंगे। अब देखिए जितने भी स्टेट हैं उनमें अपने अपने तरीके की संस्थाएं हैं, अपने अपने तरीके का स्ट्रक्चर है। और अगर हम किसी भी स्टेट को देखें तो राज्यों में अंदरूनी तौर पर विविधताएं, जितने भी राज्य हैं उनमें अपने अपने अंदर कुछ खास तरीके के विशेषताएं हैं और उन्हीं विशेषताओं के चलते यहाँ पर जो सरकारें हैं वो दिखाई देती हैं। हर स्टेट के अंदर जो जनरली हमें पार्टीशन दिखाई देता है सरकारों का, मीन्स हर स्टेट की अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट और प्लस अगर हम बात करें लोकल गवर्नमेंट की या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी आप इसको बोल सकते हैं। मीन्स तीन तरीके की सरकारें या तीन तरीके का स्तर दिखाई देता है पूरे भारत में। अगर हम विकेंद्रीकरण की बात करें तो अगर सिर्फ हम विकेंद्रीकरण के मीनिंग की बात करें या सिर्फ इसके हम अर्थ की बात करें तो विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है जो शक्तियां हैं, जो पावर है, उनका डिवाइड होना, उनका बंटवारा होना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन के बीच। और इसी बंटवारे को, इसी शक्तियों के विभाजन को विकेंद्रीकरण कहा जाता है और उसी विकेंद्रीकरण को डिस्कस कर रहे हैं आज हम यहाँ पे। तो अगर हम बात करें विकेंद्रीकरण को तो विकेंद्रीकरण का जो मीनिंग है बहुत ही मैंने सरल शब्दों में लिखने की कोशिश की है। सत्ता का विकेंद्रीकरण, ये सत्ता है जो पावर है उसका डिवीजन होना, उसका बांट देना या शक्तियों का बंटवारा कर देना ही क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण कहलाता है। अब मान लीजिए कि आपके घर में 4 सदस्य हैं और कोई एक सदस्य है वो पूरे घर का काम करता है। अब एक एज के बाद में उसे ये लगता है कि अब जो घर का काम है मैं वो अकेला नहीं कर पाऊंगा, तो वो क्या करता है, जितना भी काम होता है वो घर के चारों सदस्यों के बीच बांट देता है कि घर रसोई का काम है वो मदर करेगी, बाहर का कोई काम है वो उसका लड़का करेगा, इसके अलावा घर में अगर ट्यूशन का जो काम है या कुछ और काम है वो उसकी बेटी करेगी, इसके अलावा अगर अर्निंग से रिलेटेड कोई काम है या कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो वो खुद करेगा। इस तरीके से जब पावर का डिसीजन किया जाता है उसे बांटने के लिए या इस तरीके से जब पावर को डिवाइड किया जाता है, बंटवारा किया जाता है, तो इसे ही विकेंद्रीकरण या सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात कर लेते हैं कि अगर हम बात करें भारत में तो भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दो तरीके की सरकारें तो है ही, बट धीरे धीरे ये महसूस किया गया कि जो लोकल लेवल है, गांव की बात करें या छोटे कस्बों की बात करें तो वहाँ के लोग सरकार के कार्यों में ज़्यादा भाग नहीं ले रहे थे। तो सरकार को लगा कि संविधान में कोई चेंजेस किया जाए, संविधान में कोई बदलाव किया जाए और लोकल स्तर पर यानी विलेज की अगर बात करें वहाँ भी लोगों को कुछ शक्तियाँ प्रदान की जाए ताकि लोग सरकार के कार्यों में भाग ले सकें। अब देखिए जो लोगों की जो भागीदारी थी, स्थानीय शासन व लोगों की सरकार में भागीदारी, अब इसके लिए सरकार ने किया क्या, 1992 और 1993 में संविधान में संशोधन किए गए और ये संशोधन जो थे वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़े हुए थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से, या हम बात करें स्थानीय स्वशासन की बात करें या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें। अब देखिए 92-93 में जो संशोधन किए गए उसमें जो पंचायती राज था उसे लागू किया गया और पंचायती राज के अकॉर्डिंग जो गांव थे उसके लिए जो पंचायत होगी उसे अधिकार दिए गए
और जो अधिकार दिए गए, कहीं ना कहीं गांव की जो पंचायत थी उसके मेंबर्स को चुनने का काम गांव के लोग कर रहे थे। और गांव का कोई भी महत्वपूर्ण जब डिसीजन लिया जाता तो गांव के सारे लोग बहुमत से उस डिसीजन को लेते। अब देखिए पूरे इंडिया में एक बात तय कर दी गई 1992 के आसपास की इलेक्शन है वो होना ज़रूरी है, बिकॉज 1992 में जो संविधान संशोधन किया गया उसमें कहा गया कि जो भी पंचायतें हैं उनके लिए नियमित या रेगुलर जो इलेक्शन है, रेगुलर जो चुनाव है वो होना ज़रूरी है, वो होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग बात की गई और इन्हीं के नियमित चुनाव के लिए बोला गया कि इसके रिगार्डिंग इससे संबंधित जो कमेटियां हैं उनका भी गठन किया जाएगा। और आज अगर हम बात करते हैं तो 1992 के बाद जो पंचायती राज अधिनियम है उसके हिसाब से पूरे भारत में पंचायतों के लिए हर 5 वर्ष के बाद में या हर 5 ईयर के बाद में जो इलेक्शन है वो करवाए जाते हैं। अब देखिए जब नियमित चुनाव की बात आती है, रेगुलर इलेक्शन की बात आती है, तो पूरे भारत में जो इलेक्शन करवाया जाता है या पूरे इंडिया को अगर हम देखें, पूरे इंडिया में जो इलेक्शन करवाया जाता है वो कराया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, चुनाव आयोग के द्वारा। ये जो है वो पूरे इंडिया में चुनाव कराता है। बट राज्यों में चुनाव करवाने के लिए पंचायती राज से रिलेटेड स्टेट इलेक्शन जो कमीशन है उसकी स्थापना की गई। किसके लिए? कि जो भी राज्य हैं उनमें इसके लिए जो चुनाव है उनको करवाने के लिए। अब जब चुनाव की बात हुई तो स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया इस बात के लिए कि जो राज्य है उनके अंदर जो थर्ड टायर है, थर्ड टायर पहला कौन सा? पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा लोकल गवर्नमेंट। इस लोकल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन करवाने का जो काम होगा वो स्टेट इलेक्शन कमीशन का होगा, जो राज्य के अंदर एक समय अवधि के बाद में जो चुनाव है वो करवाएंगे। अब देखिए इसके साथ साथ कुछ और संशोधन किए गए, कुछ और बातें की गई। इसमें 1992 का जो संशोधन किया गया जो कि जुड़ा हुआ था पंचायती राज से रिलेटेड, इसमें बातें की गई, जो इम्पोर्टेंट बातें की गई। पहली बात की गई कि जो पंचायतें हैं उनका चुनाव जो होगा वो अब नियमित समय पे करवाया जाएगा। मीन्स एक रेगुलर बेस के ऊपर ये चुनाव किया जाएगा, चाहे वो 5 साल की बात की गई या फिर कुछ और। अब देखिए नियमित चुनाव की बात का पूरा जो रिस्पॉन्सिबल था इसके लिए या पूरा का पूरा उत्तरदायित्व था वो दिया गया राज्य चुनाव आयोग को। दूसरा, इसके साथ साथ जो पंचायत राज था उसके अंदर SC, ST और OBC इन सब के आरक्षण की बात की गई कि जो पंचायती राज है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसमें SC कैटेगरी को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को और अन्य पिछड़ा वर्ग को इनको आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ थर्ड की बात करें तो 1/3 जो सीट्स हैं वो रिजर्व रहेगी किसके लिए? फॉर दी विमेन, कि 1/3 टोटल जो सीट होगी उनकी 1/3 जो सीटें होगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, महिलाओं के लिए रिजर्व रखी जाएंगी, ठीक है। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो बात की गई कि जो लोकल जो बॉडीज हैं उसके अंदर जो आर्थिक रिसोर्सेज हैं उनको लेकर बहुत प्रॉब्लम है। जो पंचायतें हैं उनके पास पैसे की बड़ी समस्या रहती है, तो कुछ लोकल स्तर पर जो पंचायतें हैं उनको कर लगाने का भी काम दिया गया, जैसे चूल्हा टैक्स की बात करें या कुछ दूसरे तरीके के टैक्स की बात की जाए। तो इस तरीके से जो पंचायतें थी उनको और अच्छा करने की कोशिश की गई 1992 के अधिनियम के अनुसार या 1992 के संशोधन के हिसाब से। इस तरीके से जो पंचायतें थी उनको लगभग 29 सब्जेक्ट के ऊपर
या ऐसे 29 विषय थे जिनके ऊपर शक्तियां दी गई पंचायती राज को। अब देखिए, जब पंचायती राज को पावर दी गई तो अब थोड़ा सा हम डिस्कस ये भी कर लेते हैं कि पंचायत क्या होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्राम पंचायत की, कि जो ग्राम पंचायत होती है इसका जो हेड होता है उसे सरपंच कहा जाता है, और सरपंच पूरे गांव का हेड होता है, ग्राम पंचायत का हेड होता है। पूरे जो ग्राम पंचायत होती है वो अलग अलग वार्डों में बांटी जाती है, और जो वार्ड्स होते हैं उनसे एक वार्ड से एक व्यक्ति को चुना जाता है। गांव के लोग ही उसे चुनते हैं राइट टू वोट के अकॉर्डिंग या मत के अधिकार के अनुसार। जो एक व्यक्ति एक वार्ड से चुना जाता है उसे पंच कहा जाता है। और चाहे सरपंच की बात करें चाहे पंच की बात करें, इन दोनों का ही जो चुनाव है उसे करवाने का जो मेन काम है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन का है, या राज्य चुनाव आयोग ही इनका जो इलेक्शन है वो करवाती है। बट इसके साथ साथ इनका जो इलेक्शन होता है उसमें वैश्विक मताधिकार के आधार पर लोग इनको वोट डालते हैं। वैश्विक मताधिकार क्या होता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 या 18 साल प्लस है तो उसे एक पॉलिटिकल राइट मिलता है, और वो होता है राइट टू वोट। मीन्स कि उसे वोट का अधिकार दिया जाता है, और इसी वोट के अधिकार का वो प्रयोग करता है और अपने पंच और अपने सरपंच को चुनता है। जब देखिए ये चुन लिए जाते हैं, पंच और सरपंच जब चुन लिए जाते हैं तो गांव से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें होती है, जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं, उनके ऊपर काम करने का अधिकार, उनके ऊपर बजट का अधिकार, या उनमें क्या सुधार करना है, उन सब का जो काम होता है वो जो सरपंच होता है वही करता है। और इससे ऊपर के जो अधिकारी होते हैं वो इसके ऊपर थोड़ी सी नजर रखते हैं, कंट्रोल करते हैं कि जो काम है वो किस तरीके से हो रहा है। और सरपंच जो होता है और प्लस पंच जो होता है ये सब मिलकर क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं और ये तय करते हैं कि गांव के लिए क्या काम किए जाएंगे। अब देखिए, जब ये इकट्ठे होकर जब डिस्कशन करते हैं तो जनरली इस चीज को मीटिंग बोला जाता है। जनरली इस बात को हम ये बोलते हैं कि उनकी एक सभा हुई है। अब बात आती है कि गांव की जो पंचायत होती है, ग्राम पंचायत, उसके लिए एक साल में कम से कम कितनी या ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मीटिंग करने का उनके लिए प्रावधान है। तो कम से कम वो 2 मीटिंग करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वो कितनी भी हो सकती है, पर कम से कम 2 मीटिंग होगी। और हर मीटिंग के बीच कम से कम 6 माह का फर्क होता है, अंतर होता है। अगर हम देशी भाषा की बात करें तो एक मीटिंग को साढ़ी और एक मीटिंग को सावणी कहा जाता है। एक को कहा जाता है साढ़ी मीटिंग और दूसरे को कहा जाता है सावणी। मीन्स की फसलों के हिसाब से इसका नाम तय किया गया उस टाइम। अब देखिए, साल में कम से कम कितनी मीटिंग, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। साल में कम से कम 2 मीटिंग, और अधिक से अधिक कितनी भी हो सकती है ये ज़रूरी नहीं है। फिर बात करते हैं कि गांव में जो स्ट्रक्चर होता है उस पर काम किया जाता है सरपंच के द्वारा। अब बात करते हैं कि कई गांव जब मिल जाते हैं, कई गांव को जब मिला लिया जाता है तो कई गांव को मिलाकर जो बनती है उसे कहा जाता है पंचायत समिति। कई गांव होते हैं, लगभग एक एवरेज जो मानी जाती है वो मानी जाती है 10 से 15 के बीच जो गांव होते हैं वो मिलते हैं। गांव के ही जो पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, वो पंचायत समिति के मेंबर्स को चुनते हैं एक तरीके से। अब पंचायत समिति है उसका किसी भी स्टेट में, किसी भी अगर राज्य की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर या उसका जो नाम है वो अलग अलग है। कुछ स्टेट्स में इसको मंडल समिति कहा जाता है, और कुछ स्टेट में इसको प्रखंड समिति भी
कहा जाता है। हर स्टेट में इसे अलग अलग तरीके से पुकारा जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप जिस स्टेट में रहते हैं उसमें इसको पंचायत समिति ही कहा जाए, वहाँ मंडल भी कह सकते हैं, वहाँ इसको प्रखंड भी कह सकते हैं। अब बात आती है कई पंचायत जो समितियां होती हैं, मीन्स कई पंचायत समितियां हैं वो मिलकर निर्माण करती है किसका, जिला परिषद का। और जिला परिषद होता है वो जिले के ऊपर काम करता है। इस तरीके से अगर देखें, जिला परिषद की बात करें, पंचायत समिति की बात करें, या ब्लॉक स्तर की बात करें, या ग्राम पंचायत की बात करें, तो हर साल आप लोग कम से कम 36 लाख लोगों को वयस्क मताधिकार के हिसाब से आप इन लोगों को चुनते हैं। तो इस तरीके से पूरे भारत की अगर मैं बात करूं तो पूरे भारत में शक्तियों का विभाजन किया गया है। और अगर मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको शो करने की बात करूं तो आप दो तरीके से इसे शो कर सकते हैं। डिवीजन ऑफ पावर इन द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन। एक की अगर बात करें, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव होती है कार्यपालिका, जुडिशरी होती है न्यायपालिका, और लेजिस्लेचर होती है विधान पालिका। इस तरीके से भी शक्तियों का बंटवारा किया गया है भारत में, जो कि विकेंद्रीकरण को दर्शाता है। फिर अगर बात करें सरकार के स्तरों की, स्तर के हिसाब से जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, पहला जो है दैट इज केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं इसे। सेकंड जो है वो राज्य सरकार, और थर्ड जो है लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय सरकार। इस तरीके से भी शक्तियों का विभाजन है, और इस तरीके से भी इसे अंगों के बीच विभाजन कहा जाता है शक्तियों का, और इसे सरकार के लेवल्स के ऊपर। तो इस तरीके से भारत में आज हमने डिस्कस किया, आज हमने विचार विमर्श किया कि भारत में जो विकेंद्रीकरण है वो कैसे लागू किया गया, क्या क्या इसके लिए प्रोविज़न किए गए, क्या क्या इसके लिए प्रावधान किए गए। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहेंगे। मेरे YouTube चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़ 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 ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।